नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा मामला जिसने हमारे लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती मामले की। कहानी अक्सर शुरू होती है केरल के एक मठ से, केशवानंद भारती जी से, जिनकी जमीन सरकार लेना चाहती थी। पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात 70 के दशक की है। केरल में सरकार एक भूमि सुधार कानून लाई थी। इरादा अच्छा था, मतलब मठों वगैरह से जमीन लेकर भूमिहीनों को देना। हाँ, और केशवानंद भारती जी का जो एडिनीर मठ था, उसकी भी काफी जमीन इस कानून के दायरे में आ रही थी। सही, पर उनके लिए और कई लोगों के लिए भी ये सिर्फ जमीन जाने का मसला नहीं था। सवाल सीधा जुड़ गया था मौलिक अधिकारों से। क्या सरकार भले ही अच्छे इरादे से वो अधिकार छीन सकती है जो संविधान ने दिए हैं, जैसे धर्म की आजादी, संपत्ति का अधिकार जो उस समय मौलिक अधिकार था, या फिर अपनी संस्था चलाने का अधिकार? तो मतलब एक टकराव की स्थिति बन रही थी। हाँ, और ये टकराव सिर्फ केरल का नहीं था। उस समय पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी संघर्ष चल रहा था। संसद, खासकर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ये मान रही थी कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए उसके पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। इससे पहले गोलकनाथ केस भी हुआ था, है ना, 1967 में। हाँ, बिल्कुल। गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। अच्छा। तो उसके जवाब में संसद 24वां और 25वां संशोधन ले आई। और उसमें क्या था? उन संशोधनों ने संसद को यह अधिकार दे दिया कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी। तो इसी पृष्ठभूमि में केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। उनका केस अब सिर्फ उनके जमीन का नहीं रहा, वो बन गया भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर कोई सीमा है, या वो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके संविधान की शक्ल ही बदल सकती है, मौलिक अधिकार खत्म कर सकती है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझेंगे कि इस एक केस ने कैसे हमारे संविधान को बचाया। यही मकसद है आज की चर्चा का। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ संसद, लोगों की चुनी हुई, सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाने को उत्सुक। दूसरी तरफ संविधान, जो नागरिकों को कुछ बुनियादी हक देता है, देश कैसे चलेगा ये तय करता है। जब ये दोनों आमने सामने हों, तो कौन बड़ा? सवाल इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अपने इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बनाई, 13 जज। 13 जज, ये तो अभूतपूर्व था। आमतौर पर तो 5 या 7 जजों की बेंच होती है। हाँ, 13 जज, मतलब कोर्ट समझ रहा था कि ये मामला देश के भविष्य के लिए कितना अहम है। और सुनवाई भी बहुत लंबी चली थी, सुना है? बहुत लंबी, कहते हैं महीनों बहस चली। शायद भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक। देश के बड़े बड़े वकील थे दोनों तरफ। तो सरकार की तरफ से क्या तर्क थे? उनका मुख्य जोर किस बात पे था? सरकार के वकीलों का मेन पॉइंट था अनुच्छेद 368। उनका कहना था कि ये अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, और इस शक्ति पर कोई सीमा नहीं लिखी है। संशोधन मतलब कुछ भी बदलना, जोड़ना, हटाना। मतलब अगर सीमा लगानी होती तो संविधान बनाने वाले खुद ही लिख देते। हाँ, यही तर्क था। और ये भी कि सामाजिक आर्थिक न्याय जो प्रस्तावना में भी है, उसे हासिल करने के लिए अगर मौलिक अधिकारों में भी बदलाव करना पड़े तो संसद को यह हक होना चाहिए। आखिर संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये था संसद की सर्वोच्चता का तर्क। जनता ने चुना है तो संसद कुछ भी बदल सकती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ केशवानंद भारती के वकील जैसे नानी पालखीवाला थे, वो क्या कह रहे थे? उन्हें किस बात का डर था? पालखीवाला और उनके साथियों का तर्क था कि हाँ, संसद संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद 368 शक्ति देता है, लेकिन संशोधन का मतलब नष्ट करना नहीं हो सकता। अच्छा। उनका कहना था कि आप संविधान को बदल सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर संसद मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दे या लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे बुनियादी सिद्धांतों को ही बदल दे, तो क्या वो संविधान बचेगा जो हमारे निर्माताओं ने बनाया था? डर ये था कि अगर संसद को मनमानी शक्ति मिल गई तो कोई भी बहुमत वाली सरकार संविधान की पहचान ही मिटा सकती है। ये तो तानाशाही का रास्ता खोल देगा। ये तो बहुत ही बुनियादी टकराव था। संसद की इच्छा बनाम संविधान की आत्मा। तो महीनों की इस बहस के बाद 1973 में फैसला आया। क्या नतीजा निकला? नतीजा बहुत करीबी था और उतना ही ऐतिहासिक।
13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया। 7-6 मतलब बहुत ही कम अंतर से। हाँ, ये 7-6 का आंकड़ा ही दिखाता है कि कोर्ट के अंदर भी कितना मतभेद था इस पर। कोई आसान फैसला नहीं था ये। तो बहुमत वाले 7 जजों ने क्या कहा? क्या उन्होंने संसद की शक्ति मान ली? हाँ, बहुमत ने माना कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। उन्होंने गोलकनाथ वाले फैसले को पलट दिया। अच्छा, तो उस हद तक सरकार की बात मानी गई? हाँ, तो फिर मौलिक अधिकारों का क्या? क्या संसद उन्हें बदल सकती थी या नहीं? यहीं पर वो मशहूर मोड़ आता है ना। बिल्कुल, यहीं पर कोर्ट ने वो सिद्धांत दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। बहुमत वाले जजों ने कहा, हाँ, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन, और ये लेकिन ही हमारे लोकतंत्र का रक्षा कवच बन गया। संसद संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ओह, मतलब आप बदलाव कर सकते हैं, पर उसकी नींव, उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। एकदम सही। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, ये शब्द तो मैंने संविधान में कहीं पढ़े नहीं। ये कहाँ से आया? क्या कोर्ट ने इसे खुद बनाया? हाँ, ये सिद्धांत कोर्ट ने इसी केशवानंद भारती मामले में दिया। ये सीधे संविधान के शब्दों में नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे संविधान की पूरी भावना, उसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन सबके आपसी रिश्ते से निकाला। अच्छा। कोर्ट का मानना था कि संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, इसकी कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, कुछ मूल्य हैं, वही इसकी पहचान है। अगर आप इन्हीं को बदल देंगे तो फिर वो संविधान संविधान ही नहीं रहेगा, नाम भले ही वही रहे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो कोर्ट ने कैसे तय किया कि ये मूल ढांचा है? क्या कोई लिस्ट दी इसकी? हमारे स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत यही बताते हैं कि कोर्ट ने उस समय कोई पक्की फाइनल लिस्ट नहीं दी। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और कहा कि यह समय के साथ केस दर केस विकसित होगा। अच्छा, जैसे क्या उदाहरण दिए? जो मुख्य बातें उस समय और बाद के फैसलों में मूल ढांचे का हिस्सा मानी गई, उनमें शामिल है, पहली, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा, भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य होना। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं, सब बराबर। और चौथा, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच। पांचवां, संघीय ढांचा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। और मौलिक अधिकारों का क्या वो भी मूल ढांचे में है? हाँ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कोर्ट ने कहा कि शायद सारे मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा न हो, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो बुनियादी सार है, जो फंडामेंटल एसेंस है, वो जरूर है। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, कुछ हद तक धर्म की स्वतंत्रता भी, और हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, क्योंकि वही तो संविधान की रक्षक है, और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, वो भी। तो कोर्ट का तर्क ये था कि संसद कानून बनाए, संविधान में जरूरत के हिसाब से बदलाव करे, पर ये जो बुनियादी खंभे हैं, इनको नहीं गिरा सकती। क्यों? मतलब क्या डर था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? कोर्ट का मानना था, जैसा पालखी वाला ने भी कहा था, कि ये सिद्धांत ही भारतीय संविधान की पहचान है। इनको हटाना मतलब संविधान की आत्मा को ही खत्म कर देना। जैसे आप किसी इमारत के फाउंडेशनल पिलर्स हटा दें तो पूरी इमारत गिर जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत वही खंबे हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र, हमारी आज़ादी, हमारा न्याय का विचार टिका है। इन्हें बदलने की पूरी छूट देने का मतलब था कि भविष्य में कोई भी तानाशाही सरकार आ सकती है और संविधान को अपनी मर्जी से बदल सकती है। समझ गई। तो इस फैसले का असल महत्व क्या रहा? जमीनी स्तर पर क्या बदला इसने? इसका महत्व तो बहुत गहरा है। सबसे पहले इसने संविधान को बचाया संसद की असीमित शक्ति से। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व बन गया। ठीक है। दूसरा, इसने भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की। यह साफ हो गया कि संसद संविधान के नीचे है, ऊपर नहीं। ये बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ। तीसरा, इसने न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाई। अब कोर्ट सिर्फ सामान्य कानूनों को नहीं बल्कि संविधान संशोधनों को भी जांच सकती थी कि कहीं वो मूल ढांचे को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। ये जुडिशियल रिव्यू का एक बड़ा विस्तार था। और चौथा, इसने हमारे लोकतंत्र को बचाया। ये पक्का किया कि कोई भी सरकार, चाहे कितना भी बहुमत क्यों ना हो उसके पास, भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक चरित्र को बदल नहीं सकती। वाकई इसने तो सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया। क्या इस मूल ढांचा सिद्धांत का इस्तेमाल बाद में भी हुआ? मतलब क्या ये सिर्फ थियरी में रहा या काम भी आया? नहीं, बिल्कुल काम आया।
केशवानंद भारती के बाद कई अहम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस्तेमाल किया। जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस था 1975 में। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें कोर्ट ने 39वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखता था। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा का हिस्सा हैं। अच्छा। फिर मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। उसमें कोर्ट ने 42वें संशोधन के उन हिस्सों को रद्द किया जो न्यायिक समीक्षा को कम करते थे और मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरी तरह हावी करते थे। कोर्ट ने फिर दोहराया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में संतुलन और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा हैं। तो ये सिद्धांत लगातार विकसित हुआ है। तो ये सिर्फ एक बार का फैसला नहीं था, ये एक जीवित सिद्धांत बन गया जिसने हमारे कानून और राजनीति को लगातार प्रभावित किया है। निश्चित रूप से, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अक्सर बहस होती है इस पर। कुछ लोग मानते हैं कि ये न्यायपालिका को जरूरत से ज्यादा शक्ति देता है, संसद के काम में बाधा डालता है। और दूसरे मानते हैं कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है ताकि संविधान की मूल भावना हमेशा बनी रहे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जैसा हमारे स्रोतों से भी पता चलता है, तो वो क्या होगा? वो एक मुख्य बात क्या है जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि केशवानंद भारती मामला सिर्फ एक कानूनी मुकदमा नहीं था। ये वो पल था जिसने भारत के लोकतंत्र की आत्मा को परिभाषित किया। इसने ये तय किया कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता, बल्कि बहुमत का राज संविधान की सीमाओं के अंदर होता है। और वो सीमाएं ही मूल ढांचा हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इसने तय किया कि भारत में असली बॉस कौन है, संसद नहीं, संविधान। और देखिए, एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अनजाने में ही पूरे देश के संवैधानिक ढांचे का रक्षक बन गया। संसद बड़ी है पर संविधान सबसे बड़ा है। ये लाइन वाकई इस पूरे मामले का निचोड़ है। और ये सोचना भी कितना अजीब है कि ये फैसला इतने कम अंतर 7-6 से आया था। हाँ, ये याद दिलाता है कि इतिहास कई बार कितने महीन धागों पर टिका होता है। वो 7-6 का बंटवारा दिखाता है कि ये विचार कितने नए और विवादास्पद थे उस समय। लेकिन उन 7 जजों के साहस ने भारतीय संविधान को वो मजबूती दी जो आज तक कायम है। इसने संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक नैतिक और दार्शनिक आधार दिया। तो आज हमने केशवानंद भारती मामले की गहराई में जाने की कोशिश की। देखा कि कैसे केरल के एक मठ से शुरू हुई कहानी देश का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल बन गई। हाँ, और कैसे 13 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक सुनवाई की और कैसे मूल ढांचा सिद्धांत का जन्म हुआ जिसने संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया। हमने ये भी समझा कि इस मूल ढांचे में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन और मौलिक अधिकारों का सार जैसी बुनियादी चीजें शामिल हैं जिन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। सही कहा। इसने हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने में बहुत मदद की है, जिसकी आत्मा से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या की है, इसमें नए तत्व जोड़े भी हैं। हाँ, ये एक विकसित होता हुआ सिद्धांत है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज और भविष्य में जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हैं, डेटा प्राइवेसी जैसे नए मुद्दे हैं। सही बात है। इन सब के संदर्भ में मूल ढांचे की व्याख्या आगे कैसे विकसित हो सकती है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य में कुछ नए सिद्धांत इसके दायरे में आ सकते हैं, जैसे शायद पर्यावरण का अधिकार या सूचना के अधिकार का कोई और पहलू? बिल्कुल। ये देखना कि हमारा संविधान और लोकतंत्र इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये हमेशा दिलचस्प रहेगा। निश्चित रूप से। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको केशवानंद भारती मामले और मूल संरचना सिद्धांत की कहानी और उसका महत्व समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।